जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई सीरीज़ हीरा मंडी के बारे में। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और आज की वीडियो में हम इसके पहले 4 एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज़ डायरेक्ट करी गई है संजय लीला भंसाली द्वारा और ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है और इसकी बहुत ज़्यादा हाइप बन रखी है। तो आइए पता करते हैं कि ये हाइप पे खरा उतरता है या नहीं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें 1920s का समय दिखाया जाता है, जब इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करता था और वहाँ पे एक जगह थी हीरा मंडी नाम की, और वो तवायफ़ों का इलाका था जहाँ पे बहुत सारी तवायफ़ रहा करती थी। उस वक्त उनकी मालकिन रेहाना नाम की एक तवायफ़ होती है जो कि बहुत ही ब्रूटल थी और वो किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। वो अपनी ही बहन मलिका जान के छोटे से बेटे को एक नवाब को कुछ पैसों में बेच देती है, क्योंकि हीरा मंडी में कोई भी अगर मर्द पैदा होता था तो उसे बेच दिया जाता था और सिर्फ लड़कियों को ही वहाँ पे रखा जाता था ताकि आगे चल के वो भी तवायफ़ ही बन सकें। मलिका को जब ये पता चलता है तो वो रेहाना के पास आती है और उससे पूछती है कि उसका बेटा कहाँ पर है। तो वो उसे बताती है कि उसके छोटे से बेटे को उसने एक नवाब को बेच दिया है। मलिका जान उससे कहती है कि वो उसका और नवाब जुल्फ़िकर की निशानी है, तो वो उसे ऐसे ही कैसे किसी को बेच सकती है। रेहाना उससे कहती है कि अगर उसे यहाँ पे तवायफ बन के रहना है तो उसे अपने बेटे को भूलना पड़ेगा। और मलिका जान ये सुन के गुस्सा करती है और उससे कहती है कि ये उसे बहुत ही महंगा पड़ेगा। उसके बाद ठीक 25 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे मलिका जान अब हीरा मंडी की रानी बन चुकी थी और उसकी बड़ी बहन रेहाना की मौत हो चुकी थी। मलिका के पास कई सारे सेवक थे जो कि उसकी सेवा में लगे रहते थे और उसका जो गुरूर था वो ठीक अपनी बहन रेहाना की तरह ही था। वो छोटी छोटी बातों पे लोगों पे गुस्सा करती थी और वो किसी को भी नहीं बख्शती थी। तभी वहाँ पे उसकी सेवक आती है जो कि उससे कहती है कि एक विलायती बंदा उससे मिलना चाहता है जिसे उस्ताद जी लेकर आए हैं। ये सुन के वो उस बंदे के पास जाती है उससे मिलने के लिए और उस्ताद उससे कहता है कि इसका नाम गंथर है और वो यहाँ पे उसके लिए एक ग्रामोफोन लेकर आया है और उसने किसी और तवायफ की म्यूज़िक रिकॉर्ड करी है और वो उसे बेचना चाहता है और वो चाहता है कि वो भी उसके लिए गाए ताकि उसकी कैसेट्स बिक सकें। ये सुन के मलिका उससे कहती है कि उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसकी जो कला है वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाबों के लिए बनी है। रात को मलिका जान की मुँह बोली बेटी बिब्बो की परफॉर्मेंस होने वाली होती है, जहाँ पर कई सारे नवाब आए हुए थे और बिब्बो जान सिर्फ एक ही नवाब के लिए डांस करती थी जिसका नाम होता है वाली। इधर मलिका जान अपने पुराने नवाब के पास होती है जिसका नाम जुल्फ़िकर होता है और उसने इस खुशी में पी रखी होती है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसे एक तोहफ़ा दिया था। उसे एक टाइटल दिया गया था खान बहादुर, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। मलिका जब वापस अपने महल में आती है तो वहाँ पर उसकी छोटी बहन वहीदान उसके लिए पैसे लेकर आती है क्योंकि बिब्बो के परफॉर्मेंस पे नवाब ने लुटाए थे। मलिका उससे कहती है कि ये बहुत कम पैसे हैं, क्या उसने पैसे चुराए हैं। तो वो उससे कहती है कि उसने कोई भी पैसे नहीं चुराए और जब वो बाहर जाती है तो हम उसके हाथ में पोटली को देख पाते हैं, यानी कि वो हमेशा ऐसे ही पैसे चुरा लिया करती थी, क्योंकि वो अपनी बहन मलिका जान से एक बात के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और वो बात क्या थी ये आपको आगे पता चलेगा। मलिका की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है आलम और आलम की एक सर्वेंट होती है जिसे वो अपना दोस्त माना करती थी और उसका नाम होता है साइमा। वो दोनों म्यूज़िक की काफ़ी शौकीन थी और आलम जो थी वो पोएट्री लिखना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ इसके खिलाफ थी और वो उसे एक तवायफ बनाना चाहती थी। अगले दिन बिब्बो आलम और उनकी बड़ी बहन लज्जो एक साथ होती हैं, जहाँ पे लज्जो उन्हें बताती है कि नवाब जोरावर उसकी बहुत ही कदर करता है, लेकिन आलम उनसे कहती है कि वो किसी भी नवाब को नहीं चाहती है, बल्कि उसका पोएट्री में इंटरेस्ट है तो वो एक पोएट बनना चाहती है। वो दोनों बहनें उसे समझाती हैं कि ये उसकी बदकिस्मती है जो कि यहाँ पे वो पैदा हुई है और इसीलिए उसकी तकदीर में सिर्फ तवायफ बनना ही लिखा है। उसके बाद हमें बलोच ख़ानदान दिखाया जाता है जिसका एक ही वारिस होता है जिसका नाम होता है ताजदार और उसके पिता का वहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल था। ताजदार बाहर से पढ़ के आया था ताकि वो अपने पिता का बिजनेस संभाल सके, लेकिन उसकी दादी उससे कहती है कि उसे हीरा मंडी जाना पड़ेगा तहज़ीब सीखने के लिए। तो वो उनसे कहता है कि वो एक वैश्या खाना है और वहाँ पे वो तहज़ीब कैसे सीख सकता है। तभी उसकी दादी के पास उस्ताद आता है जो कि उसे बताता है कि मलिका जान की एक बेटी है जो कि काफ़ी सुंदर है और उसका डेब्यू होने वाला है, तो क्यों ना वो अपने पोते को उसके पास ही भेज दे। ये सुन के उसकी दादी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि वो मलिका जान को उनके मुशायरे में भेजे ताकि वो उनसे बात कर सके। इधर मलिका के पास साइमा आती है जो कि उसे बताती है कि एक अफसर उससे मिलने के लिए आया है और वो जब उस अफसर से मिलने के लिए जाती है तो वो अफसर उसे कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि उनमें से एक तवायफ उसे चाहिए ताकि वो अपने फंक्शन में उसे नचवा सके। लेकिन मलिका जान बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि वो सिर्फ नवाब के लिए बने हैं। ये सुन के उसे मलिका जान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस्ताद को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो मलिका जान के बारे में उसे बताए, क्योंकि उसका जो रुआब है वो उसे तोड़ना चाहता है। अगले दिन मलिका बलोच के पोएट्री पार्टी में जाती है जहाँ पे चोरी छुपके से उसकी बेटी भी आ जाती है और वहीं पे वो ताज को देखती है और उसे वो देखती ही रह जाती है और ताज भी जब उसे देखता है तो वो उसके पास उससे बात करने के लिए जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और पार्टी के बाद जब वो वापस आते हैं तो मलिका अपनी बेटी को पकड़ लेती है चोरी छुप के वहाँ से आते हुए
वो अपने टांगे वाले इकबाल से कहती है कि क्या उसने भी उसे धोखा दिया है, तो वो उससे कहता है कि उसने उसका नमक खाया है तो वो उसे धोखा नहीं दे सकता। अब जो इकबाल था वो साइमा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसे बताता है कि आज मल्लिका जान ने उस पर शक किया क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है और ज़रा भी शक पे वो किसी को भी मरवा सकती है। अगले दिन मल्लिका जान अपनी बेटी की सारी पोएट्री किताब जला देती है ताकि वो दोबारा से पोएट्री ना कर सके। ये देखकर आलम बिब्बो के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है, तो बिब्बो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे नई किताबें दिलवा कर लाएगी। तभी वहाँ से वाली मोहम्मद जाने लगता है, तो बिब्बो उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ पे जा रहा है, तो वो उसे बताता है कि दरअसल अंग्रेज़ों की कुछ मीटिंग होने वाली है जहाँ पे उन्हें प्रोटेस्टर्स को मारने का ऑर्डर दिया जाएगा और वो वहाँ पर जाएगा ताकि वो उन लोगों को रोक सके, क्योंकि आखिर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उनके अपने ही लोग हैं। ये सुन के बिब्बो हैरान हो जाती है और वो आलम को लेकर एक बुक स्टोर में जाती है जहाँ पे उससे कहती है कि उसे जो बुक पसंद आ रही है वो उसे ख़रीद ले। इधर हम देख पाते हैं कि बिब्बो उस बुक स्टोर वाले से कहती है कि उसे हामिद से मिलना है उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और हम जान पाते हैं कि दरअसल बिब्बो भी उन लोगों का साथ दे रही थी ताकि वो अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर फेंक सकें। बुक स्टोर में आलम को ताज मिलता है और उन दोनों की दोबारा से बातचीत होती है, और जब आलम वहाँ से शर्मा के बाहर निकलती है तो देखती है कि प्रोटेस्टर्स वहाँ पर आ गए हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि उन पर लाठी चार्ज कर देती है। एक बंदे को बुरी तरह पीट रहे होते हैं तो ताज वहाँ पे जाके उस बंदे की जान बचाता है, और जब एक ऑफिसर उसे शूट करने वाला होता है तो पीछे से हामिद आके उस ऑफिसर को शूट कर देता है। ताज जब वापस आता है तो देखता है कि आलम वहाँ पे मौजूद नहीं है और उसे वहाँ पर उसका रुमाल मिलता है, और इसी के साथ पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हमें 25 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ मल्लिका जान रेहाना से कहती है कि वो उसे महल सौंप दे, लेकिन रेहाना जान उससे कहती है कि वो अपनी औकात बिल्कुल ना भूले। ये सुन के मल्लिका उससे कहती है कि उसकी वजह से उसने अपनी औलाद खो दी है, और ये कहकर वो उसका गला दबाने लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब नवाब जुल्फ़िकर वहाँ पर आता है तो ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो दोनों प्लान करते हैं कि क्यों ना वो इसे एक आत्महत्या बना दें, और रेहाना की लाश को लेकर एक कमरे में जाते हैं और वहाँ पर उसे लटका देते हैं, और उन्हें ये करते हुए रेहाना की बेटी फरीदा देख लेती है जो कि उस वक्त सिर्फ 6 साल की ही थी। उसके बाद मल्लिका को जेल में डलवा दिया जाता है क्योंकि पुलिस का ये मानना था कि उसने ही उसे मारा है, लेकिन तभी नवाब वहाँ पर आता है जो कि उस पुलिस वाले को ढेर सारे पैसे खिलाता है, जैसे वो पुलिस वाला उसे छोड़ देता है और उस केस की फाइल भी उन्हें सौंप देता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे रेहाना की डेथ एनिवर्सरी थी और उसकी बहन मल्लिका उसके घर में जाती है जो कि साइड में ही था, और वो उसकी फ़ोटो के पास जाके उसे श्रद्धांजलि देती है। तभी मल्लिका की छोटी की बहन वहीदा वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि वो इस महल की चाबी उसे दे दे क्योंकि उसे ये महल बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन मल्लिका जान उससे कहती है कि बहुत जल्द वो चाबी उसे दे देगी। इधर सर्वेंट्स में बात चल रही होती है कि आखिर फरीदा कहाँ पर होगी, तो एक सर्वेंट कहती है कि मल्लिका ने उसे छोटी उम्र में ही बेच दिया था और अगर वो वापस आई तो वो पूरे हीरा मंडी पे कब्जा करके ही रहेगी क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ को मारने वाली मल्लिका ही है। अगली सुबह बिब्बो लज्जो से मिलने के लिए आती है जहाँ पे लज्जो काफ़ी तैयार हो रही थी और उसका कहना था कि वो जोरावर नवाब से मिलने के लिए जा रही है। बिब्बो सुन के उससे कहती है कि उसे पता है कि जोरावर ने दूसरी तवायफ ढूंढ ली है और वो उससे प्यार करने लगा है और उससे वो शादी भी करने वाला है। ये सुन के लज्जो उससे कहती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो उससे मिलने के लिए जा रही है ताकि वो उसे बता सके कि वो उससे शादी करना चाहती है। इधर साइमा ताज को देखती है जो कि एक दुकान पर आता है उस रुमाल वाली लड़की के बारे में पूछने के लिए, और साइमा उस रुमाल को लेकर तुरंत आलम के पास जाती है और उसे बताती है कि एक लड़का आया था उसे ढूंढते हुए और उसने उसके रुमाल पे अपना नाम भी लिखा हुआ है। इधर वहीदा अपनी बेटी को एटिकेट सिखा रही होती है और उससे कहती है कि अब वो भी तवायफ बनने वाली है और वो आलम के साथ ही उसका डेब्यू करवाएगी। इधर लज्जो जोरावर से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि वो सच में शादी करने वाला है, तो वो उसे धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल देता है, जिससे कि लज्जो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रोने लगती है क्योंकि उसने उसका प्यार ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं बल्कि उसकी बेइज्जती करने के लिए उसका मुजरा भी अपनी शादी में रखवाया था, जिसके लिए मल्लिका जान उससे कहती है कि उसे वहाँ पर जाके नाचना ही होगा, और वो लज्जो को वहाँ पर ले जाती है और नचवाती है, जिससे कि लज्जो की बहुत बेइज्जती होती है और जोरावर उसे थप्पड़ भी मारता है। ये देखकर मल्लिका जान वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि वो उसकी इज्जत करे क्योंकि सच्चाई तो ये है कि वो उसका बेटा है, और अगर उसे यकीन नहीं आ रहा तो वो अपने पिता नवाब से पूछ सकता है। उसके रगों में नवाब का खून नहीं बल्कि तवायफ का खून दौड़ता है, और ये सुन के जोरावर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी असली माँ कोई और नहीं बल्कि मल्लिका जान ही है, यानी कि वही वो बच्चा था जिसे रेहाना ने बचपन में बेच दिया था। मल्लिका जब लज्जो को ले जा रही होती है तो अचानक से उसे धक्का लगता है जिससे कि उसका सर टेबल पर जा टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। जब वो हीरा मंडी पहुँचती है तो सभी तवायफें ये देख कर रोने लगती हैं, और उसके फ्यूनरल में फरीदा भी वहाँ पर आती है जो कि मल्लिका जान के पास आके कहती है कि वो यहाँ पे शरीक होने के लिए आई है, लेकिन अब वो यहाँ पे वापस आ गई है तो वो उससे हीरा मंडी छीन कर रहेगी। इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है।
तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें 25 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे जुल्फ़िकर और मल्लिका जान एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे और अपनी बहन को मारने के बाद मल्लिका जान वहाँ की मालकिन बन गई थी। उसकी छोटी बहन वहीदा वहाँ पर आती है और उन्हें बताती है कि उसके पास सबूत है और अगर वो चाहे तो पुलिस के पास जाके सच बता सकती है, लेकिन अगर वो लोग उसे अप्पी का महल दे देंगे तो वो शांत रहेगी। ये सुन के जुल्फ़िकर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक पेन से उसके गाल पे वार करता है, जिससे कि उसका गाल कट जाता है और वो उससे कहता है कि अगर वो आगे और भी कुछ मांगेगी तो वो उसे जान से ही मार डालेगा। तब से ही वहीदा चुप होती है और वो अपनी ही बहन की गुलाम थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे मल्लिका वहीदा से कहती है कि फ़रीदा वापस आ चुकी है और उसका केस जो कोर्ट में चल रहा है वो कोशिश करेगी उसे और खुलवाने की। मल्लिका जब कोर्ट में पेश होती है तो उसे अदालत की कोई भी इज्जत नहीं होती और वो अपनी नवाबी में ही होती है और वो पूरे कोर्ट को गुमराह कर देती है। वो केस उस महल के लिए था जो कि एक नवाब ने फ़रीदा को गिफ्ट दिया था, लेकिन फ़रीदा की मौत के बाद वो मल्लिका का हो गया था। उस कोर्ट के केस के बाद मल्लिका उस महल को उस नवाब को दे देती है और ये देखकर उसकी बहन वाहिदा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने वादा किया था कि वो उसे वो महल देगी, लेकिन अब उसने वो महल किसी और को दे दिया। रात को मल्लिका जान देखती है कि साइड वाले महल में फ़रीदा मौजूद है, जिससे वो समझ जाती है कि फ़रीदा ने एक अमीर इंसान की मदद से उस महल को अपने नाम करवा लिया है। अगले दिन फ़रीदा से मिलने के लिए उस्ताद आता है, जो कि उसे बताता है कि वो यहाँ की हर एक खबर रखता है, अगर वो चाहे तो वो उसकी टीम में शामिल हो सकता है। फ़रीदा उसे कहती है कि उसे मल्लिका जान से सब कुछ छीनना है, क्योंकि उसने ही उसकी माँ को जान से मार डाला था। इधर ताज का दोस्त उसे लेकर हामिद नाम के एक लीडर के पास जाता है, जो कि एक संस्था चलाया करता था जहाँ पे वो अंग्रेज़ को भगाने का काम कर रहे थे। ताज जब उनकी स्पीच सुनता है तो वो भी प्रेरित हो जाता है, जिससे कि वो फैसला करता है कि वो भी उसकी मदद करेगा अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। एक रात को नवाब वाली ने दावत रखी हुई थी और वो होटल बलोच में थी, जहाँ पे सभी अमीर लोग आए हुए थे। बिब्बो वहाँ पे वाली से मिलती है और उसे देखकर वाली काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ़रीदा भी आ जाती है और बिब्बो उससे कहती है कि ये उसकी ही छोटी बहन है। फ़रीदा वहाँ पे वाली को बिब्बो से छीनना चाहती थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि अब वो पुरानी को भूल जाए और वो नई को अपना ले। वहीं पे फ़रीदा को आलम भी मिलती है, जो कि बलोच का इंतज़ार कर रही थी और वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि उसे पता लगा है कि उसे एक नवाब से प्यार हो गया है। वो उसे उस नवाब को दिखाती है और उससे कहती है कि बहुत जल्द वो उससे मिलेगा। तभी ताज उसे देख लेता है तो वो उसके पास आता है और उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो उसे अपना नाम नहीं बताती और शर्मा के चली जाती है। तभी ताज के पास फ़रीदा आती है और उससे कहती है कि अगर उसे उससे मिलना है तो उसका मानना है कि अगले दिन वो उसे दरगाह में ज़रूर मिलेगी। आलम दरगाह में उसका इंतज़ार करने लगती है, क्योंकि फ़रीदा ने उसे सेम बात कही थी और ताज भी वहाँ पर आता है, लेकिन उन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। ये देखकर आलम फ़रीदा के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसकी भविष्यवाणी गलत हुई क्योंकि वो लड़का आया ही नहीं। तो वो उसे दूर से उस लड़के को दिखाती है और उससे कहती है कि उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। आलम अभी बच्ची थी और वो फ़रीदा को अच्छा मानने लगती है और उसे नहीं लगता कि दरअसल वो उसकी माँ को बर्बाद करने के लिए आई है। अगले दिन फ़रीदा उस अफसर से मिलने के लिए जाती है। उस ऑफिसर से कहती है कि उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की मौत हुई थी और उसको मारने वाला नवाब जुल्फ़िकर और उसकी माँ सी मल्लिका है। वो उससे दोबारा उस फाइल को खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो उस फाइल को अब नहीं खोल सकता क्योंकि उस केस को हुए 25 साल हो चुके हैं। तभी उसके सामने रोने का नाटक करती है तो वो पिघल जाता है और ऑफिसर उससे कहता है कि अगर वो मल्लिका को बर्बाद करना चाहती है तो वो उसके साथ है और वो उस केस को फिर से खोलेगा ताकि वो दोनों सलाखों के पीछे हो सकें। जब जुल्फ़िकर को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत मल्लिका के पास आता है और उससे कहता है कि उस केस को दोबारा से ओपन किया जा रहा है और जो फाइल उसने उसे दी थी वो उसे संभाल के रखी है या नहीं, क्योंकि अगर उस केस की फ़ाइल उनके हाथ लगी तो वो लोग जेल जा सकते हैं। ये सुन के मल्लिका तुरंत अपने महल में उस फाइल को ढूंढने लगती है, लेकिन वो फाइल उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। तभी वो अपनी बहन वाहिदा से पूछती है कि वो फ़ाइल कहाँ पर है, तो वाहिदा उससे कहती है कि उसके कहने पर उसने उस फाइल को जला दिया था। ये सुन के मल्लिका खुश हो जाती है और उसे शाबाशी देती है। इधर फ़रीदा उत्साह से कहती है कि वो अब वैश्या बन के डेब्यू करने वाली है, तो सारे नवाबों को उसका इन्विटेशन भेज दे ताकि वो यहाँ पर आएँ और उसकी कला को देख सकें। अब ये खबर जब मल्लिका को पता चलती है तो मल्लिका एक मीटिंग रखवाती है, जहाँ पे अपने बुजुर्ग से कहती है कि फ़रीदा किसी भी तरह से प्योर नहीं हो सकती, तो आखिर उसका डेब्यू का सवाल ही नहीं उठता। फ़रीदा तभी चिल्ला के कहती है कि हाँ वो प्योर नहीं है, लेकिन वो इस रूल्स को तोड़ेगी और वो खुद अपना डेब्यू करके रहेगी। ये सुन के मल्लिका समझ जाती है कि दरअसल वो वाली मोहब्बत को पाना चाहती है, इसीलिए वो ऐलान करती है कि जिस दिन फ़रीदा का डेब्यू होगा उसी दिन उसकी बेटी बिब्बो संन्यास ले लेगी। अब रात को जब सभी नवाब हीरा मंडी में आते हैं तो वो सभी फ़रीदा के महल में नहीं बल्कि वो मल्लिका के महल में जाते हैं, क्योंकि वो बिब्बो का आखिरी बार परफॉर्मेंस देखना चाहते थे। फ़रीदा इससे बहुत ही बेइज्जती महसूस करती है क्योंकि उसके यहाँ पर कोई भी नहीं आया था और तभी उसके यहाँ पे मल्लिका आती है, जो कि उसके लिए कुछ अशर्फियाँ लेकर आई थी और वो उससे कहती है कि वो किसी भी हाल में उससे बिल्कुल नहीं जीत सकती।
इसी के साथ तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम वाली को देखते हैं जो कि अगले दिन फरीदा से मिलने के लिए आया था और वो उससे कहता है कि अब वो पूरी तरह उसका हुआ कि बिब्बो को वो आखिरी विदाई दे चुका है और अब वो उसके पास कभी नहीं जा सकता। बिब्बो खिड़की से ये सब देख रही होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा जल रही थी। अगले दिन मल्लिका चौधरी को नकली लेटर देती है और उसे बताती है कि उसकी बीवी की तबीयत ख़राब है। तो चौधरी अपना सामान बांध के वहाँ पर निकल जाता है क्योंकि अगर चौधरी वहाँ पर रहता तो वो वाली के साथ अय्याशी नहीं कर पाती, क्योंकि उसके 2 आशिक वहाँ पर होना बिल्कुल भी लाजमी नहीं थे। इधर दूसरे महल में साइमा जब गाना गा के काम कर रही होती है तो मल्लिका उसकी आवाज़ सुन लेती है जो कि बहुत ही अच्छी आवाज़ थी और मल्लिका उसे कुछ तोहफा भी देती है उसकी आवाज़ के लिए। मल्लिका को ये था कि उसे अपनी बेटी आलम को बहुत ही बढ़िया सिंगर बनाना था ताकि नवाब उस पर अपनी अशरफियाँ लुटाएं, लेकिन एक नौकर की आवाज़ उसकी बेटी से अच्छी हो यह उसे मंजूर नहीं थी। इसीलिए वो साइमा को कुछ नवाबों को बेचने का फैसला करती है। साइमा को जब ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो तुरंत इकबाल के पास जाती है और इस बारे में उसे बताती है। तो इकबाल उससे कहता है कि वो कैसे भी करके पैसे ले आएगा ताकि वो उसे ख़रीद ले और वो हमेशा साथ में रह सके। अगले दिन मल्लिका को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे कहती है कि 15 दिन में इकबाल उसके लिए पैसे ले आए। अब इकबाल रोज़ जुआ खेलने लगता है जहाँ पे वो ढेर सारे पैसे भी जीतता है और अगले दिन वो कुछ पैसे मल्लिका जान को भिजवाता है, लेकिन मल्लिका जान उससे कहती है कि उसे पूरे पैसे चाहिए। इधर वाजिदा देखती है कि जो नवाब उसका आशिक हुआ करता था अब वो उसकी बेटी के हुस्न का आशिक हो गया है, जिससे कि उसे बहुत ही जलन होती है और वो अपने आप को मारना चाहती है। लेकिन मल्लिका उसके पास आके उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं, नवाब को जो पसंद आए वो कर सकते हैं और उसे उसके मरने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये जान के वाजिदा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रोने लगती है। इधर बिब्बो उस दल के पास जाती है जहाँ पे वो अपने लीडर से मिलती है और उन्हें बताती है कि अब वो उनके लिए पैसे नहीं भेज सकती, ये अब उसने संन्यास ले लिया है और नवाब उसे पैसे अब नहीं भेजने वाला। ये सुनकर लीडर उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वो बस उनका साथ दे ताकि वो लोग अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर फेंक सकें। उसके बाद बलोच का दोस्त उसे हामिद से मिलवाने के लिए हामिद के पास लेकर आता है। हामिद उसका सूट बूट देखकर कहता है कि ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है और जब तक वो इसे नहीं छोड़ेगा तब तक वो उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता। ताज उससे कहता है कि वो लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो वो उसे कुछ पैम्फलेट देता है और उससे कहता है कि वो लोगों में इसे बांट दे। वो बाहर जाके लोगों में वो बांट ही रहा होता है कि उसे तुरंत वहाँ पे आलम मिल जाती है और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। आलम देखती है कि उसके मन में देश प्रेम है, इसीलिए वो भी खुश हो जाती है और वो उसके साथ पैम्फलेट बांटने लगती है। उसके बाद वो फरीदा के पास जाती है और उससे कहती है कि आज फिर वो लड़का उसे मिला था। तो फरीदा उससे कहती है कि अगर वो उसे अपने दिल की बात कहना चाहती है तो वो एक लेटर में उसे लिख कर दे दे ताकि वो उस लड़के तक उस लेटर को पहुंचा सके। ये सुन के आलम खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है और साइमा और बिब्बो उसे फरीदा के घर से निकलता हुआ देख लेती हैं। वाली जब देखता है कि फरीदा आलम का इस्तेमाल करके उसकी माँ को मारना चाहती है तो वो उससे कहता है कि आलम अभी बच्ची है तो वो उसके साथ बिल्कुल भी ये खेल ना खेले। फरीदा उससे कहती है कि अब तो खेल शुरू हो चुका है और वो खेल को बंद नहीं कर सकती। इधर बिब्बो आलम के पास जाती है जो कि एक ख़त लिख रही थी और वो उससे पूछती है कि आखिर वो किसके लिए एक ख़त लिख रही है। तो वो उसे बताती है कि दरअसल एक नवाब है जो कि उसे पसंद आ गया है और वो उसको अपने दिल की बात बताना चाहती है। ये सुन के बिब्बो उससे कहती है कि ये ख़त वो उसे दे देगी और वो उसे लेकर बुक स्टोर में जाने लगती है ताकि वो उसे उस तक पहुंचा सके। इधर पुलिस में उन सभी प्रोटेस्टर्स की फ़ोटोज़ आ जाती है जहाँ पे उनको ढूंढने के लिए पुलिस निकल जाती है और बिब्बो जब जा रही होती है तो उसका भी एक बंदा पीछा कर रहा होता है और छुपके छुपाते उस बुक स्टोर में पहुँचती है जहाँ पे उस बंदे को लेटर देती है और उससे कहती है कि वो बलोच को ये दे दे। और जब बलोच के पास वो लेटर पहुँचता है तो उसे पढ़ के वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसका जवाब में वो हाँ लिखता है और उसे वापस देने के लिए कहता है। इधर फरीदा उस इंस्पेक्टर को बुलाती है और उससे कहती है कि मल्लिका के खिलाफ उसे एक गवाह मिल गई है और इंस्पेक्टर देखता है कि वो गवाह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन वहीदा है, लेकिन वहीदा वो गवाही देने से मना कर देती है और ये देखकर वो इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बलोच जब अपने घर में जाता है तो उसका पिता वो पैम्फलेट देख लेता है जिसमें लिखा हुआ था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्या कर रहा है। तो वो अपने पिता से कहता है कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ है। इधर वहीदा फरीदा से कहती है कि दरअसल अगर वो उसका मुंह खुलवाना चाहती है तो उसे और भी ज़्यादा उसे पैसे देने होंगे और फरीदा सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो बहुत ही कमीनी चीज़ है। बलोच होटल में रात को एक पार्टी होती है जहाँ पे सारे ऑफिसर्स आ रहे थे और वहीं पे ताज बलोच ने उन लोगों को भी बुलाया हुआ था ताकि वो वहाँ पर आकर पोएट्री कर सकें। रात को जब उसका बेटा उन ऑफिसर्स के साथ होता है तो एक सर्वेंट आके उससे कहता है कि उसका बेटा दूसरे रूम में है और जब दूसरे रूम में जाता है तो वहाँ पर वो पोएट्री होता हुआ देखता है। वो अपने बेटे से कहता है कि ये बहुत गलत कर रहा है क्योंकि अगर अंग्रेज़ों को ये पता चला तो वो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो ताज उनसे कहता है कि अब वो आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू कर चुका है और वो अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाला।
इधर बिब्बो उस ऑफिसर के वॉशरूम में घुस जाती है, जहाँ पे वो उसे सिड्यूस करने लगती है ताकि वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। और इधर इकबाल जब जुआ खेल रहा होता है तो कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं, और मलिका जान के कहने पर उन्होंने ये किया था। साइमा जब ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और आलम तुरंत मलिका जान के पास जाती है और उसे कहती है कि वो साइमा और इकबाल को बख्श दे। मलिका जान उससे कहती है कि अगर वो तवायफ बनने के लिए तैयार है तो वो उन दोनों को छोड़ देगी, और अपने दोस्त के लिए आलम तवायफ बनने के लिए तैयार हो जाती है। साइमा जब ये सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी दोस्त परेशान हो। इधर वो ऑफिसर इकबाल को बुरी तरह पीटता है ताकि वो मलिका जान के खिलाफ गवाही दे सके, लेकिन इकबाल ने उसका नमक खाया होता है तो वो उससे गद्दारी नहीं कर सकता था। अगले दिन आलम तैयार होने लगती है, क्योंकि उस दिन उसका डेब्यू होने वाला था और वहाँ पे कई सारे नवाबों को बुलाया जा चुका था। लेकिन आलम आखिरी बार ताज से मिलना चाहती थी, और जब ताज ने उसे मिलने के लिए बुलाया था तो वो खुद वहाँ पर नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि वो उस वक्त प्रोटेस्ट करने के लिए गया हुआ था। साइमा बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त ये सब करे, इसलिए वो फैसला करती है कि वो खुद उन नवाबों के पास चली जाएगी। और जब वो नवाबों के पास जाती है तो वो देखती है कि दरअसल वो 2 नवाब हैं, क्योंकि उसको कमरे में बंद करके उसके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करते हैं। अब फरीदा इधर अपनी एक चाल चलती है, और वो एक नकली लेटर लिखती है ताज बन के, ताकि वो आलम को विश्वास दिला सके कि ताज उसके साथ भागने के लिए कह रहा है। वो अपनी एक सेवक को वहाँ पे भेजती है और वो लेटर आलम को थमाती है, जिससे कि आलम को लगता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए ताकि वो अपने प्यार के साथ खुशी खुशी रह सके। तभी साइमा वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि अब उसे कोई ज़रूरत नहीं है तवायफ बनने की, उसने अपने आप को उन नवाबों को सौंप दिया है तो वो यहाँ से चली जाए। उसकी बात मान के वो तुरंत वहाँ से बाहर निकलती है और टांगे पर बैठ जाती है, और फरीदा उसे भड़काती है कि ताज उसका इंतज़ार कर रहा है। जब मलिका जान को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी भाग गई है तो वो बहुत ही गुस्सा करती है और सारे नवाबों को वहाँ से भेज देती है, और इसी के साथ ही चौथा एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस चौथे एपिसोड की कहानी। इसके बाकी ये 4 एपिसोड्स हम दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी अच्छी बनाई गई है, और इसके बाकी के एपिसोड्स यकीन मानिए बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे। तो आप सबसे पहले उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।